pollution. At some places, the local municipal bodies have laid a network of drainage pipes throughout the areas. Through this network, the sewage is released into the nearby water bodies, that is lakes और rivers. अब कुछ जगहों पे क्या होता है कि हमारी जो लोकल म्यूनिसिपल बॉडीज़ होती है, जैसे कि जो हमारी पानी का ट्रांसपोर्टेशन वगैरह देखती हैं, उन्होंने हर जगह पर ड्रेनेज पाइप्स का बना रखा है। तो जिससे क्या होता है, हमारा जो भी सीवेज का वाटर होता है, यानी कि जो वेस्ट वाटर होता है, वो हमारा यहाँ से लेक्स में या रिवर में चला जाता है, जिससे क्या होता है, वाटर पोल्यूशन होता है। डिस्चार्ज ऑफ अनट्रीटेड सीवेज वाटर इनटू द वाटर बॉडीज़ इज़ वन ऑफ द मेन सोर्सेज ऑफ वाटर पोल्यूशन। अब जो अनट्रीटेड सीवेज वाटर होता है, यानी कि जो गंदा पानी होता है, जब वो हमारा साफ़ पानी में जाके मिल जाता है, जैसे कि लेक्स में या रिवर्स में, तो वो हमारा मेन सोर्स होता है वाटर पोल्यूशन का। Thus, water pollution is the contamination of water by harmful substances and germs. तो जो वाटर पोल्यूशन होता है, बेसिकली क्या होगा कि हमारे पानी के अंदर हार्मफुल सब्सटेंसेस या फिर केमिकल्स और जर्म्स आते हैं, जिससे कि हमारा वो पानी ख़राब हो जाता है, अनफिट हो जाता है ह्यूमन यूज़ के लिए। ड्रिंकिंग वाटर कंटेमिनेटेड विद सीवेज कैन कॉज मैनी डिजीज़ इन पीपल। अगर हमारे पीने के पानी के अंदर उस गंदे पानी को मिला दिया जाए, या अगर वो मिल जाए, सीवेज का पानी उसमें मिल जाए, तो उससे लोगों को बहुत सारी बीमारियां हो सकती हैं। नेक्स्ट आता है यूट्रोफिकेशन। सीवेज कंटेन्स न्यूट्रिएंट्स लाइक फॉस्फेट्स एंड नाइट्रेट्स। अब जो सीवेज का पानी होता है, यानी कि जो गंदा पानी होता है, उसके अंदर हमारे कौन से न्यूट्रिएंट्स होते हैं, जैसे कि फॉस्फेट्स और नाइट्रेट्स। द डिस्चार्ज ऑफ सच न्यूट्रिएंट रिच वाटर इनटू द वाटर बॉडीज कॉजेज इंक्रीजिंग ग्रोथ ऑफ एल्गे। दिस इज़ कॉल्ड एल्गे ब्लूम। अब जब ये न्यूट्रिएंट्स आके हमारे वाटर बॉडीज़ के अंदर चले जाते हैं, तो इससे क्या होता है, वहाँ पे एल्गे बनने लगता है। एल्गे हमारा एक प्लांट होता है जो ग्रीन कलर का होता है, जो ऑक्सीजन लेता है हमारे वाटर में से, तो इसको हम बोलते हैं एल्गे, एल्गल ब्लूम। अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ एल्गे इन द वाटर बॉडीज़ डिक्रीजेज द अमाउंट ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इन द वाटर। वही बात हो गई कि अगर हमारे पानी के अंदर बहुत सारे एल्गे की फॉर्मेशन हो जाएगी, तो वो पानी के अंदर जो ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी उसको एब्जॉर्ब कर लेगा। डेथ ऑफ एल्गे में फर्दर रिड्यूस द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इन द वाटर। और अगर हमारा एल्गे उसमें और भी ख़त्म हो गया, तो क्या होगा, उससे जो हमारे ऑक्सीजन का अमाउंट होता है पानी के अंदर, वो भी कम हो जाएगा। दिस इज़ बिकॉज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विल यूज़ ऑक्सीजन फॉर द डीकम्पोजिशन ऑफ डेड एल्गे। तो इससे क्या होगा, जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होंगे उस ऑक्सीजन को यूज़ कर लेंगे एल्गे को डिकम्पोज करने के लिए। द प्रोसेस ऑफ न्यूट्रिएंट एनरिचमेंट ऑफ वाटर बॉडीज दैट स्टिमुलेट्स द ग्रोथ ऑफ द एक्वेटिक प्लांट्स लाइक एल्गे दैट मे रिजल्ट इन द डिप्लीशन ऑफ डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन इज कॉल्ड यूट्रोफिकेशन। अब यूट्रोफिकेशन का बेसिकली मतलब क्या हुआ कि ये जो हमारे न्यूट्रिएंट्स है, जैसे कि फॉस्फेट और नाइट्रेट, जिसकी वजह से एल्गे फॉर्मेशन हमारी पानी के अंदर हुई और उससे हमारी ऑक्सीजन लेवल के अंदर डिप्लीशन हो गया, पानी के ऑक्सीजन लेवल के अंदर डिप्लीशन हो गया, तो उसे हम कहते हैं यूट्रोफिकेशन। दिस कॉजेज लॉस ऑफ द बायोडाइवर्सिटी बिकॉज मोस्ट एक्वेटिक एनिमल्स यूज द ऑक्सीजन डिजॉल्व इन द वाटर टू लिव। अब इससे क्या होगा, अगर उस वाटर बॉडी के अंदर एल्गी फॉर्मेशन होने लगी, तो वो क्या करेंगे, उसमें से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को तो वो खुद ले लेंगे, तो जिसकी वजह से जो हमारी एक्वेटिक लाइफ होगी वो बहुत ज़्यादा सफ़र करेगी, क्योंकि वो उसके अंदर से डिजॉल्व्ड ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं ब्रीथ करने के लिए। Once the level of dissolved oxygen falls, fish and most of the other aquatic animals also begin to die due to suffocation। और अगर एक बार पानी का जो ऑक्सीजन लेवल है वो कम हो गया, तो उसकी वजह से जो मछलियाँ होंगी या उसके अलावा जो हमारे एक्वेटिक एनिमल्स होंगे, एक्वेटिक एनिमल्स वो होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं, वो सारे सफोकेशन की वजह से मर जाएंगे, क्योंकि उनको ऑक्सीजन की कमी हो गई तो उन्हें सांस लेने में दिक्कत होगी, तो इससे क्या होगा, वो उनकी डेथ हो जाएगी। अब देखो यहाँ पे इन्होंने पिक्चर में हमें डेड फिशेस दिखा रखी हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि वो उस वाटर बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में एल्गे फॉर्मेशन हो गई थी, जिससे ऑक्सीजन लेवल कम हो गया और उसके अंदर जो एनिमल्स थे, यानी कि जो फिशेस थी, वो मर गई। नेक्स्ट आता है हमारा सीवरेज। इन अ हाउस और अ पब्लिक बिल्डिंग generally there are two sets of pipes. The narrow set of pipes brings
clean drinking water into the house and the wide set of pipes takes away the waste water produced in the house. अब क्या होता है, हमारे घरों के अंदर दो तरीके के पाइप का कनेक्शन होता है. एक होता है जो पाइप थोड़ा सा पतला होता है, एक होता है जो मोटा पाइप होता है, यानी कि वाइड पाइप होता है. तो जो पतले वाला पाइप होता है, नैरो पाइप होता है, उसमें से हमारा क्लीन वाटर आता है. और फिर जो हम लोग पानी यूज़ करते हैं यानी कि वेस्ट वाटर है, वो वाइड पाइप के थ्रू, यानी कि जो मोटा वाला पाइप होता है वो हमारे घर से उस गंदे पानी को ले जाता है. If somehow we could see through the ground, we would see a network of sewers forming the sewerage. अगर हम अंडरग्राउंड के अंदर जो पाइप्स का कनेक्शन है वो देख पाएँ तो हम ये देखेंगे कि बहुत सारे सीवर्स बने हुए हैं, अलग अलग नेटवर्क के सीवर बने हुए हैं जो हमारे घर से अलग अलग लोकेशन से कनेक्टेड हैं. So sewerage is an underground network of interconnected pipes कॉल्ड सीवर्स. तो सीवरेज क्या है कि हमारे पाइप्स का जो कनेक्शन होता है अंडरग्राउंड, उसको हम बोलते हैं सीवर्स. दैट ट्रांसपोर्ट द कैरी द सीवेज फ्रॉम द प्लेस वेयर इट इज़ प्रोड्यूस लाइक होम और द बिल्डिंग्स टू द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स वेयर इट इज़ प्रोसेस्ड. अब क्या होता है कि ये जो पाइप है हमारे अंडरग्राउंडेड फिटिंग होती है इनकी, तो ये हमारा जो वेस्ट वाटर है ये लेकर जाते हैं. ये वहाँ से वेस्ट वाटर, जैसे कि हमारे घर से इन्होंने वेस्ट वाटर को कलेक्ट करा, उसके बाद ये इस पानी को सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के पास लेके जाते हैं, जो इस पानी को केमिकली ट्रीट करके दोबारा से सेव करता है यूज़ करने के लिए. अ मैन होल इज़ कवर्ड वर्टिकल होल इन द ग्राउंड पेवमेंट ऑफ द रोड अबव द अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन. अब मैन होल क्या होता है, हमारा जो सीवर्स वगैरह होते हैं इसके थ्रू हमने उसको कवर करा होता है ताकि वहाँ पर डिजीज़ वगैरह ना हो. If there is any leakage or blockage in the underground sewer pipeline, the sanitary worker can go down to the sewer pipeline for cleaning or any repair. अगर क्या होता है हमारे अंडरग्राउंड सीवर पाइपलाइन में कोई भी दिक्कत आती है या वो टूट जाता है या ख़राब हो जाता है, तो जो सैनिटरी वर्कर होगा यानी कि जो इन सब चीज़ों का सैनिटेशन का काम करते हैं, वो सीवर में नीचे जाकर उनको क्लीन करके या उनको ठीक करके देख सकता है. मैनहोल्स आर प्रोवाइडेड एट एवरी 50 मीटर्स टू 60 मीटर्स डिस्टेंस इन द सीवरेज. अब जो मैनहोल्स होते हैं, मैनहोल्स का मतलब क्या हो गया, बेसिकली इसके अंदर आदमी जाके नीचे की पाइपलाइंस को ठीक कर सकता है. तो ये हमारे हर 50 से 60 मीटर के ऊपर बने होते हैं. At the junction of two or more sewers at a point where there is a change in the direction of the sewer line. और ये कैसे बने होते हैं कि अगर 50 से 60 मीटर पर कहीं पर भी पाइपलाइन की डायरेक्शन में चेंज है या फिर उनको किसी और तरीके से बनाया गया है, तो वहाँ पर उतने डिस्टेंस पर हम मैनहोल को बनाते हैं. नेक्स्ट आता है हमारा वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. We have read that presence of stagnant sewage is the major cause of environmental pollution and a danger to human mankind. अब हम सबको ये पता है कि अगर गंदा पानी, सीवर का पानी एक जगह पर इकट्ठा हो जाएगा तो वहाँ पर इन्वायरमेंट पोल्यूशन होने लगेगा, वहाँ पर बीमारियाँ फैलने लगेगी. Sewage treatment is the process of removing the pollutants or contaminants from the sewage to make it harmless so that it may be disposed of safely in the water body. तो सीवेज ट्रीटमेंट हमारा बेसिकली क्या होता है कि उस जो सीवर का हमारा पानी होता है यानी कि जो गंदा पानी होता है उसमें से पॉल्यूटेंट्स को और कंटेमिनेंट्स को निकालना और उसको सेफली डिस्पोज करना, कि क्योंकि वो जो केमिकल्स और जो भी उसमें से कंटेमिनेंट्स निकलेंगे वो ह्यूमन बॉडी के लिए हार्मफुल होंगे, तो उनको सेफली डिस्पोज करना बहुत ज़रूरी होता है. दिस प्रिवेंट्स वाटर पोल्यूशन. इससे हम वाटर पोल्यूशन को बचा सकते हैं. सीवेज ट्रीटमेंट इन्वॉल्व्स द फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल इम्प्योरिटीज़ दैट कंटेमिनेट द वेस्ट वाटर. अब सीवेज ट्रीटमेंट के अंदर हमारा फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिससे हम कंटेमिनेंट्स को रिमूव करते हैं, इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं. द प्लेस वेयर द प्रोसेस ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट इज़ कंडक्टेड इज़ कॉल्ड द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. और वो जगह जहाँ पर हम इसको रिमूव करते हैं यानी कि जहाँ पर हम सीवेज के पानी को क्लीन करते हैं या ट्रीट करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या फिर वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट. We will now study how sewage is treated at the sewage treatment plant. तो अब हम ये पढ़ेंगे कि सीवेज को हम कैसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में ठीक करते हैं यानी कि ट्रीट करते हैं.
सीवेज ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 ट्रीटमेंट स्टेजेस, प्राइमरी ट्रीटमेंट, सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्शियरी ट्रीटमेंट। अब सीवेज ट्रीटमेंट को यानी कि जो गंदा पानी है उसको हम ट्रीट करते हैं तो उसके लिए हमारी 3 स्टेजेस होती हैं। सबसे पहली होती है प्राइमरी यानी कि सबसे फर्स्ट, सेकंड सेकेंडरी एंड देन टर्शियरी। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या आता है। प्राइमरी ट्रीटमेंट कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग स्टेप्स। सबसे पहला क्या क्या आता है। अब प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप्स क्या है, हमारा स्टेप क्या है, स्क्रीनिंग। सेकंड है ग्रिट रिमूवल। थर्ड है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। अब हम पढ़ते हैं इन सब के बारे में एक एक करके। सबसे पहले आता है स्क्रीनिंग। अब स्क्रीनिंग में क्या होता है, द सीवेज एंटरिंग द सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट इज़ फर्स्ट पास थ्रू बार स्क्रीन। अब सबसे पहले क्या होता है, जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होता है उसके अंदर क्या करते हैं, हम पानी को सबसे पहले बार स्क्रीन्स के थ्रू पास करते हैं। देखो इन्होंने इमेज में दी हुई है। तो इसमें क्या होगा, बेसिकली हमारा जो सॉलिड मैटर होता है, जैसे कि अगर प्लास्टिक बैग्स हैं, किसी भी तरीके का कूड़ा कचरा है, वो उसमें अटक जाता है। The bar screens remove the large objects like rags, sticks, cans and plastic packets from the sewage। वही बात हो गई, जो हमारा solid waste होगा और जो बड़ा waste होगा वो वहाँ पर जाके stuck हो जाएगा। The solid waste collected here are later disposed in the landfill or incinerated। और उसके बाद जो हमारा solid waste इसमें से निकलेगा, या तो हम इसको गाड़ देंगे, landfill कर देंगे, या फिर हम इसको जला देंगे। नेक्स्ट आता है ग्रिट एंड सैंड रिमूवल। अब ग्रिट एंड सैंड रिमूवल में क्या होगा, The sewage water after passing through the bar screen is made to flow through a grit and sand removal टैंक। अब क्या होता है, जब सीवेज वाटर हमारा बार स्क्रीन से पास हो जाता है उसके बाद हम इसे ग्रिट एंड सैंड रिमूवल टैंक से करते हैं। ग्रिट का मतलब समझ रहे हो, जो छोटे छोटे कंकड़ होते हैं या जो पत्थर होते हैं। द स्पीड ऑफ द इनकमिंग वेस्ट वाटर इज स्लोड डाउन टू अलाउ सैंड, ग्रिट एंड पेबल्स टू सेटल डाउन। अब क्या होता है कि जो हमारे पानी की स्पीड होती है, वेस्ट वाटर की स्पीड होती है, इसको हम कम कर देते हैं ताकि जो हमारी सैंड है वो उसके अंदर पानी में बैठ जाए और छोटे छोटे पत्थर और कंकड़ भी उसमें बैठ जाएं। देखो अब इसमें इन्होंने नीचे इमेज भी दे रखी है कैसे ये चीज़ हमारी प्रोसेस हो रही है। नेक्स्ट आता है प्राइमरी सेडिमेंटेशन। प्राइमरी सेडिमेंटेशन क्या होता है जी, द सीवेज इज़ देन पास्ड इनटू द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक। अब जो सीवेज है हमारा यानी कि जो वेस्ट वाटर है ये हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक में पास कर दिया जाता है। कॉल्ड अ क्लैरिफायर, जिसको हम क्या बोलते हैं, क्लैरिफायर, एंड अलाउड टू स्टैंड फॉर 10 to 12 आवर्स। अब यहाँ पर हमारा पानी 10 से 12 घंटे के लिए रोका जाता है, यानी कि वहाँ पर 10 से 12 घंटे के लिए उस पानी को रखा जाता है। मोस्ट ऑफ द सस्पेंडेड सॉलिड्स सेटल डाउन एट द स्लोपिंग बॉटम ऑफ द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक इन द फॉर्म ऑफ प्राइमरी स्लज। अब क्या होता है, इसके अंदर जो हमारे ज़्यादातर सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, जैसे कि फीसिस वगैरह हो गए, पत्थर हो गए, ये सारी चीज़ें हमारी वहाँ पर प्राइमरी सेडिमेंटेशन के अंदर स्लज की फॉर्म में, स्लज होता है यानी कि स्लरी, थोड़ा लिक्विड और सॉलिड जैसा मटेरियल बन के वहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। द प्राइमरी स्लज इज रिमूव्ड फ्रॉम द बॉटम ऑफ द प्राइमरी सेडिमेंटेशन टैंक विद अ स्क्रेपर एंड शिफ्टेड इनटू अ लार्ज क्लोज्ड टैंक कॉल्ड डाइजेस्टर टैंक। अब जो हमारा ये प्राइमरी स्लज बना है यानी कि जिसके अंदर फीसिस वगैरह होता है या छोटे छोटे सस्पेंडेड सॉलिड्स होते हैं, ये हमारा प्राइमरी सेडिमेंटेशन के बॉटम टैंक में से रिमूव किया जाता है एक स्क्रेपर की मदद से। स्क्रेपर होता है यानी कि उसको खुरच के वहाँ से निकाल दिया जाता है और उसको एक बड़े से टैंक के अंदर शिफ्ट कर दिया जाता है, जिसको हम कहते हैं डाइजेस्टर टैंक। द ऑर्गेनिक मैटर इन द स्लज इज़ डीकम्पोज बाय एनारोबिक बैक्टीरिया टू प्रोड्यूस बायोगैस। अब जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, जैसे कि ह्यूमन फीसिस हमारा ऑर्गेनिक मैटर होता है, तो उसको हम एनारोबिक बैक्टीरिया की मदद से बायोगैस में कन्वर्ट कर देते हैं, जिससे वो डिकम्पोज हो जाता है। This biogas produced in the digester tank can be used as a fuel or can be used to produce electricity। अब ये जो हमारी बायोगैस डाइजेस्टर टैंक के अंदर प्रोड्यूस हुई है, इसको हम फ्यूल की तरह भी, ईंधन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं और इससे हम इलेक्ट्रिसिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं। द लेफ्ट ओवर स्लज आफ्टर द रिमूवल ऑफ बायोगैस इज टेकन आउट, ड्राइड एंड यूज्ड एज मैन्योर, whereas the floating impurities such as grease and oils in the primary sedimentation tank are removed by a skimmer। अब ये जो हमारा लेफ्ट यानी कि बचा कुचा जो उसमें स्लज बच जाता है, यानी कि थोड़ा जो सॉलिड मटेरियल होता है, उसको हम खाद की तरह भी यूज़ करते हैं। और जबकि जो हमारी फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ होती है, जैसे कि जो तेल हो गया, ग्रीस हो गई, यानी कि चिकनाई वगैरह हो गई, इसको हम प्राइमरी सेडिमेंटेशन
टैंक में रिमूव करते हैं स्किमर की मदद से। स्किमर में क्या होता है, उसको घुमाया जाता है। वाटर सो ऑब्टेन्ड आफ्टर द रिमूवल ऑफ स्लज एंड फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ इज़ कॉल्ड क्लैरिफाइड वाटर। अब जो पानी हमें मिलता है आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्लज, यानी कि जो ऑर्गेनिक मैटर था या जो ह्यूमन फीसिस वगैरह थी, और जो फ्लोटिंग इम्प्योरिटीज़ थी यानी कि ऑयल हो गया, ग्रीस हो गया, तो उसके बाद जो हमें पानी मिला उसको हम बोलेंगे क्लैरिफाइड वाटर।